निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे अहम मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उसमें बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। ये फ़िलहाल इल्ज़ामात ही हैं और इन इल्ज़ामात का क्रक्स ये है कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की और एग्जीक्यूटिव की। अब इस ख़त के हवाले से बहुत एक तवील डिबेट जनरेट हो चुकी है। अहम बुनियादी बात यह है कि इस ख़त को लिखने वाले जज साहिबान ख़ासतौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस मौजूद हैं। मिसकंडक्ट के हवाले से, करप्शन के हवाले से एक और जज साहिब के हवाले से डोजियर तैयार हो रहा है जो कि मुबैना तौर पर बदयानती, दोहरी शहरियत और बैरून मुल्क सरमायाकारी पे है। एक और जज साहिब पर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम है कि वो अपने भाई को, जो कि सरकारी मुलाजिम है और उनके भाई पर करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो इन जज साहिबान के कंडक्ट के हवाले से भी एक डिबेट जनरेट हो चुकी है। इस ख़त का मतमा नज़र क्या है, इसका मोटिव क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ख़त के सामने आने के बाद देन लेट्स कीप इट इन माइंड कि ये ख़त सोशल मीडिया पर पहले आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में पहले आया और SJC के पास बाद में पहुंचा। तो ऐसा कैसे हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ख़त पहले पहुंच गया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सियासी बयानिया अडॉप्ट किया जा रहा है? तो इसी हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, साबिक जज हैं, बड़े मशहूर मारूफ माहिर कानून हैं और बड़ी क्रेडिबल और बड़ी मुस्तनिद और काबिल एहतराम शख्सियत हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है हसन रज़ा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के, मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून हैं। एडवोकेट हाफिज़ एहसान साहब बड़े ज़बरदस्त माहिर कानून हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो है वो एनालिसिस होती है कानूनी उमूर के हवाले से। और मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब मशहूर मारूफ माहिर कानून हैं और इन्होंने, जैसा कि हमने बात की कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी है कि 6 जजेस का जो मामला है ख़त का, इस पर फौरी सुनवाई की जाए और ये अदलिया की आज़ादी को करटेल करने के मुतरादिफ है। इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास भी जारी है कि जहाँ पे इस अमर का जायज़ा भी लिया जा रहा है जो 6 जजेस के ख़त का मामला है। और प्रोग्राम में आगे चल के हमें एडवोकेट मुर्तज़ा कुरैशी भी ज्वाइन करेंगे। ये वो हैं, पेशावर हाई कोर्ट बार से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट, करप्शन और दीगर मामलात, दीगर इल्ज़ामात के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पिटीशन भी दायर कर रखी है। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, आपके मामले को बुनियाद बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने ये एक ख़त लिखा है, क्या कहते हैं आप इस मामले पर? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मैंने 2018 में मौक़िफ़ इख्तियार किया था और मैंने अकेले तकरीबन 5.5 पौने 6 साल की जद्दोजहद की और उसका नतीजा जो है 22 मार्च 2024 की जजमेंट की सूरत में आया। और ये जो मेरे भाई 6 जज साहिबान हैं, इन्होंने उसी जजमेंट को के कवर में या उसकी प्रोटेक्शन में अपनी कंप्लेंट जो है वो एक भेजी है। बल्कि कंप्लेंट मैं इसको नहीं कह सकता, एक गाइडेंस सीख करने के लिए उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा है। मेरा ख्याल है कि इन जज साहिबान ने गलत फोरम पे ये अपनी जो ग्रीवियंस है उसको वॉइस किया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं होती और ये मामला ज़्यादा बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जाता, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सिर्फ जजेस के कंडक्ट को एग्जामिन करना होता है, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को देखना होता है कि अगर वो जज के ओहदे पर काम करने के काबिल है या नहीं, या उन्होंने कोई मिसकंडक्ट तो नहीं किया। तो इसलिए मेरे राय में ये फोरम जो मोहतरम जज साहिबान ने ऑप्ट किया है वो नहीं होना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये अगेन
मेरी ताईद है जो मैंने आज से पौने 6 साल कबल जो बात की थी अल्हम्दुलिल्लाह गो उस वक्त ये मेरे साथी जज साहिबान मेरे साथ नहीं खड़े हुए, ना ही इन्होंने मुझे किसी तरीके से कोई मतलब इवन मॉरल सपोर्ट भी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ हूं। यही नुक्ता अहम निकात में से एक है कि इनमें से तमाम या अक्सर जज साहिबान, तमाम तो खैर नहीं, चंद जज साहिबान ने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ज्वाइन किया है, अक्सर जज साहिबान इसमें से वो थे जो कि आपके साथ मौजूद थे, लेकिन जब आपने अपनी ग्रीवेंसेस पेश की, आपने बताया और आपके साथ जो कुछ भी हुआ उस वक्त इनमें से जज साहिबान नहीं बोले, उस वक्त मुदाखलत नहीं थी। ये मेरा बुनियादी सवाल है, आपके नजदीक क्या वजह है, क्यों नहीं बोले? जी देखिए ना, मेरी बात सुने, उस वक्त अनवर कासी साहब 25 नवंबर 2018 को रिटायर हो रहे थे और मैंने 26 नवंबर 2018 को चीफ जस्टिस बनना था, और जाहिर है मैं होता तो मैं तकरीबन पौने 3 साल तक चीफ जस्टिस रहता, लेकिन उसके इमीडिएट बेनिफिशरी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक थे, और ऑब्वियसली एक 3 साल के लिए एक ऐसा शख्स जो चीफ जस्टिस रह सकता था, उसके हटने से वो सारे उनको फायदा हुआ। राइट, पीटीआई के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सरदार लतीफ खान खोसा साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा कर दिया है कि इस खत की बुनियाद पे बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस नल एंड वॉइड करार दे दिए जाएं, उनको रिलीज कर दिया जाए। इस खत में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खत को सियासी एतबार से क्या इस्तेमाल कर रही है, क्यों इस्तेमाल कर रही है, क्या इससे अदलिया में तकसीम बढ़ेगी नहीं? और सिर्फ एक इंसिडेंट का हवाला दिया गया, एक केस का, टिर एंड वाइट का, बाकी केसेस का हवाला तो नहीं दिया गया। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर रिलीफ मिलते रहे हैं। आज भी रिलीफ मिला है इन्हीं चीफ जस्टिस से और इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिली है सर। काश कि आप ज़रा पढ़ लेती, ये जो लेटर है मेरे सामने है और इसके ज़रा एनेक्सेस भी पढ़ लेती तो आपको मालूम और अंदाज़ा हो जाता कि कितना ये डैमनिंग लेटर है, जिसमें उन्होंने लिखा है बड़ा वाज़े तौर पर कि एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव जो है ये सिर्फ शौकत सिद्दीकी साहब से के केस ही से नहीं, आपको जो फ़ैसला आपने दिया है कि इदारा जो है वो पूरी तरह से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करता था, हत्ता कि शौकत सिद्दीकी साहब ख़ुद जो सीनियर प्यूनी जज थे और अगला चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उनकी बारा में भी, और उन्होंने उसका इंकशाफ जब जाके पिंडी बार एसोसिएशन में बांगे दोल किया, तो बजाय इसके कि उस चीज़ की इंक्वायरी की जाती कि वाकई उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट जो है क्या बेंचेस अपनी मर्ज़ी की बनवा सकती थी और क्या वो जजेस पर जो है हावी होकर और फैसले मनपसंद ले रहे थे या लेने की कोशिश कर रहे थे, और या क्या वो धमकियां देते थे, क्या वो असरअंदाज होते थे या नहीं होते थे, बजाय इसके कि उस चीज़ का करते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बैठ के शौकत सिद्दीकी ही को फारिग करके निकाल दिया, जिसके ख़िलाफ़, उस फैसले के ख़िलाफ़ उनकी जो है सुप्रीम कोर्ट में नालिश थी और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जाके फैसला देकर उनको बाइज्जत बहाल कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इसको सियासी एतबार से इस्तेमाल करना चाह रही है? सिर्फ एक टिर एंड वाइट केस का हवाला दिया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सारे केसेस नल एंड वाइट। आपको किसने कहा? अरे बीवी, अरे बाबा गरीदा फारूकी साहिबा ज़रा पढ़ तो ले। इसमें एक जज साहब ने कहा है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि मैं जो है हॉस्पिटलाइज हो गया, मेरा दिमाग जो है फटने वाला हो गया, मुझ पर ऐसा टॉर्चर किया। दूसरा इंसिडेंट उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे, मेरे फैमिली और मेरे बरादर निस्बती को अगवा करके ले गए और उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए, कोई खुदा का खौफ करें। और फिर उन्होंने कहा कि एक और जज साहब ने कि मेरे घर के अंदर ऑडियो वीडियो कैमरे नस्ब हुए थे, मेरी प्राइवेसी को भी जो है इन्होंने। सर मेरा सवाल कुछ और है। आप ये सारा लेटर के मंदरजात रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरा सवाल कुछ हमारी विंडिकेट हो गया जी। ये सबने पढ़ा, ये सबने पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, आपने माफ कीजिएगा कुछ नहीं पढ़ा। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, जितने भी इल्जामात हैं, इन इल्जामात की बुनियाद पे ये कहना कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, ये तो सियासी एतबार से इस खत को यूज किया जा रहा है। नहीं
नहीं, रिहा आप फिक्र ना करें, रिहा वो हो जाएंगे और 100% 100% हो जाएंगे, इसलिए कि जो फैसले, जो साइफर का केस चल रहा है ना, साइफर का वजूद कहाँ है? जजेस बार बार पूछते हैं कि साइफर तो आपने पेश ही नहीं किया। जिस इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद पर, जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर आप सजा कर रहे हैं, वो अदालत के सामने आप रखा ही नहीं है। आर्टिकल 129G में कानून ने शहादत की, अगर वो बेस्ट एविडेंस नहीं आता तो उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, और यहाँ बुलडोज करके सजाएं कर दी गई हैं। और ये साबित हो गया अब इन लेटर से कि लोअर जुडिशरी जिसके खिलाफ, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, इनके ताबे आ गई, और उन्होंने बुलडोज करके, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, एक हफ्ते में जो 3 सजाएं इन्होंने की थी वो भी बुलडोज करके करवाई गई थी। और ये इस चीज़ से साबित हो गया, क्योंकि 6 जजेस लिख रहे हैं कि जब लोअर सबॉर्डिनेट जुडिशरी के घर पे इन्होंने पेट्रोल बम्स तक फेंके गए, और पेट्रोल बम के अलावा जब एक जज ने शिकायत की और हमने उसका जो है मुआवजा किया, तो उसको OSD बना दिया गया और फिर रिपैट्रिएट कर दिया गया लोअर सबॉर्डिनेट जुडिशरी, पंजाब को वापस भेज दिया गया उस जज साहब को, क्योंकि वो जो है उस प्रेशर में नहीं आना चाहते थे। तो ये इससे तो हमारी जो मौक़िफ़ है 100% साबित हो गया कि सारी सज़ाएं जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव के ये ज़ेर असर, उनके ताबेदारी करते हुए, ग़ुलामी करते हुए या उनके ज़ेर असर करते हुए मरूब होकर ये फ़ैसले किए गए। और चीफ़ जस्टिस साहब को जब बार बार ये शिकायत की जाती थी तो बजाय इसके कि उनके ख़िलाफ़ शिकायत करते, कहते थे कि अच्छा ठीक है मैं गल कर लाँगा। तो ये बात करने वाली जो बात है, क्या ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चीफ जस्टिस के साथ मिलकर ये सबॉर्डिनेट जुडिशरी और सुपीरियर जुडिशरी, यानी 7 जज बाकी जो है वो पागल हैं एक चीफ जस्टिस के खिलाफ? अच्छा, 7 जजों ने लिखा साहब आप कह रहे हैं, 7 जजों ने लिखा है, आप कह रहे हैं, पढ़ें आप जी, और आप खान कह रहे की हैं, हम मुखलसी ना मांगे तो क्या मांगे? खोसा साहब आप कह रहे हैं कि उस वक्त की चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को जब कहा जाता था, ये जो लेटर में भी लिखा हुआ है, तो वो कहते थे कि कुछ नहीं मैं गल कर लांगा, वो इस तरह से बात को टाल दिया करते थे। उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में भी कहा कि उनको कहा गया, उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का नाम भी इसमें लिखा है कि उनको भी बताया गया, उस वक्त वो सीनियर प्यूनी जज थे, और एजाजुल हसन साहब को भी बताया गया, जस्टिस एजाजुल हसन, और चीफ जस्टिस को भी बताया गया जो उमर अता बंदयाल थे। तो ये देखें, अगर जुर्रत नहीं है कि आप किसी एस्टैब्लिशमेंट या एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते जो तौहीन अदालत वाज़े तौर पर आती है, तो फिर आप अपने हल्फ की पासदारी, माफ़ कीजिएगा, नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपने अपनी जुडिशरी को सबसर्विएंट बना दिया, एग्जीक्यूटिव के ताबे बना दिया। खोसा यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 2 चीज़ें मजीद इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे जरा उनकी वजाहत चाहूंगी। एक तो टाइमिंग, क्योंकि ये सारे जितने भी वाकयात हैं ये साल, 1.5 साल, 2 साल पुराने हैं, तो ये वाकयात अब रिप्रोड्यूस क्यों किए जा रहे हैं? क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी का ये फैसला ना आता तो ये लेटर लिखा जाता? टाइमिंग के हवाले से सवाल का ये हिस्सा कि जस्टिस शौकत का फैसला ना आता तो क्या ये लेटर इस तरह लिखा जाता? और इसके अलावा फोरम, क्या सुप्रीम जुडिशल जो काउंसिल है, क्या एप्रोप्रिएट फोरम है? सर खोसा आप फिक्र ना करें, ये बाकी हाई कोर्ट्स वाले जजेस भी बाज़मीर जज लिखने पर तुले हुए हैं। ये जो एस्टैब्लिशमेंट का और एग्जीक्यूटिव की जो यलगार है, ये इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किया हुआ है, आईनी एक सतून को अपने ताबे बना दिया गया है। और इसी तरह जो आप देखें, जब ताजपोशी के लिए नवाज शरीफ को लाया जाता है तो बायोमेट्रिक मशीन जो है एयरपोर्ट पे चल के जाती है और उनको इस तरह से बरीयतें मिलती हैं। मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और है कि फोरम यही है SJC? सवाल आपका जो भी है आपके सामने है, जवाब भी आपके सामने है, जवाब आपका मनपसंद नहीं आएगा, आप सवाल जितने मर्जी करें। नहीं सर, मैं एक कानूनी आपसे रहनुमाई चाह रही हूँ कि क्या फोरम SJC है इस तरह की कंप्लेंट का? मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ आपसे। देखें, पैटर फैमिलियस, फादर ऑफ द जो जुडिशरी होता है चीफ जस्टिस होता है, और चीफ जस्टिस दोनों चीज़ों को हेड करता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी होता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी चीफ जस्टिस ही सरबराही करता है। तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि अगर आपने शौकत सिद्दीकी का केस का जो फैसला किया है और उसे माशाअल्लाह रिटायरमेंट के बाद आपने उसको बहाल कर दिया, बड़ी खूब किया आपने। वैसे तो भुट्टो साहब का भी 45 साल बाद कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी हमने गलत फैसला किया था चूँकि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ था, तो ये इतना देरी से क्यों करते हैं? तो उन्होंने उसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वापस भेजा है कि खुदारा उसका भी अहाता कीजिएगा और उसमें कोई लेट और हिंड्रेंस,
कोई कमी नहीं आई है उस वक्त से लेकर। शौकत सिद्दीकी के अगर उस वक्त कला कमा कर दिया जाता तो शायद आज नौबत ना आती। एक लास्ट क्वेश्चन, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता, शौकत सिद्दीकी को घर भेज दिया गया। आपसे रहनुमाई का एक आखिरी सवाल कि एक तो ये एलिगेशंस हैं बहुत संगीन हैं, इनकी तफ्तीश तहकीकात होनी चाहिए। दो मामलात हो सकते हैं ना, या तो एलिगेशन साबित हो जाएंगे या नहीं होंगी। अगर नहीं होंगी तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर ये घर जाएं, ये 6 के 6 जजेस फिर घर जाएं, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया तदाल लतीफ़ खान खोसा प्रोग्राम में बात करने के लिए। इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे अपने पैनल के साथ। हसन पाशा साहब, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये जजेस ने जो लिखा है खत, खासतौर पे टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या अप्रोप्रिएट फोरम है? इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फुल कोर्ट का इजलास चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खत को बुनियाद बना के बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस नल एंड वॉइड उनको रिहा करने का, तो आपको कोई और इंटेंशन नजर आता है, कुछ और आपको नजर आता है डिज़ाइन इस खत के पीछे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टाइमिंग का जहाँ तक ताल्लुक है इसकी भी सिग्निफिकेंस है, और जहाँ तक फोरम का ताल्लुक है तो मैं नहीं समझता, और जस्टिस सिद्दीकी साहब की बात को एंडोर्स करूँगा कि आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ना तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोई जज साहबान राय या गाइडेंस सीख कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ सुपीरियर जुडिशरी के जज साहबान के ख़िलाफ़ कंप्लेंट या रेफरेंस सुनने का और उन पे इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट सदर पाकिस्तान को भेजने तक का अमल है। उसमें कहीं भी नहीं है कि कोई जज साहबान। एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें कि मैंने वो सारा लेटर पढ़ा है, उसमें जो एग्जाम्पल्स A to G वो कोट की गई है वो सारी तकरीबन 1 साल पहले की हैं। क्या इस पूरे 1 साल के अंदर इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को ये नहीं था कि वो या तो स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिख देते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, या फिर मतलब टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एग्जैक्टली, या खुद ही कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देते। वो क्यों नहीं की? जो भी जिसके खिलाफ इनको ये था कि मुदाखलत हो रही है, मुदाखलत की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, वो उन लोगों को कंटेम्प्ट फिर मैटर रेफर कर देते चीफ जस्टिस साहब को। मैं समझता हूँ कि अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये 6 जज साहिबान, इनको जब भी शिकायत हुई तो ये खुद भी नोटिस ले सकते हैं, किसी को भी बुला सकते थे। दैट इज द बेस्ट फोरम। अब जस्टिस सिद्दीकी साहब ने जब ये अपने मामलात को सामने लेकर आए तो इन्होंने किसी से मदद सीख नहीं की, इन्होंने बार में खिताब किया और लकीली आई वाज सिटिंग देयर, और इन्होंने कहा जी कि मेरे पास एविडेंस है। राइट। चाहिए तो ये था कि मज़कूरा फोरम को इनकी एविडेंस ले लेते और फिर उसको इंक्वायरी, यही इंक्वायरी होती है ना, वो इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट होती सदर पाकिस्तान को, अब इनको सुना नहीं गया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको करार दे दिया कि ये रिटायर्ड जज है विद ऑल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। लेकिन यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी किस्म की भी एजेंसीज की या किसी शख्सियत की जुडिशल वर्क में इंटरफेरेंस कम से कम बार काउंसिल और बार एसोसिएशन इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, होनी भी नहीं चाहिए। और ये जो जुडिशल वर्क है इसकी ख़ास एक अहमियत हासिल है जिसमें हम ये समझते हैं कि इसको सैंक्टिटी है और वो प्रिवेल करनी चाहिए, और जो एजेंसीज़ को या किसी शख्सियत को इस पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई होता है तो हम उसको कंडेम जरूर करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू दिस डिबेट। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मियां दाऊद साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। आपने पिटीशन भी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी है जहां पे इस खत का जायजा भी लिया जाएगा। आपको क्यों लगता है कि ये जो खत लिखा गया है इससे अदलिया की आज़ादी कर्टेल होगी? बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन जज साहिबान के खत में भी लिखा गया है कि ये अदलिया की आज़ादी को आगे बढ़ाने के मुतरादिफ और इंश्योर करवाया जाए कि अदलिया की आज़ादी रहे, कोई इंटरफेरेंस ना हो। बताइएगा दाऊद साहब, आपको क्यों कोई मैलाफाइड इंटेंशन लगती है इस खत के पीछे? जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर ये खत जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने लिखा होता तो मैं उसके ऊपर आंखें बंद कर यकीन कर लेता। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताल्लुक है, मेरा लाहौर हाई कोर्ट से बाहर से ताल्लुक है। मैं वहां लाहौर से बैठा हुआ हमेशा
इनकी हमायत करता रहा, इनके मौकफ के ऊपर आके बंद करके यकीन करता रहा, क्योंकि जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की एक रेपुटेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान के सामने थी। अब जो मौजूदा हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहबान की बात के ऊपर यकीन ना करने की वजह इन जज साहबान का इनकी रेपुटेशन है। मैं आज का नहीं, बड़े एक तवील अरसे से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इन बातों की निशानदही करता आया हूं कि प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत अदलिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो अदलिया की आजादी के ऊपर हमला है, अदलिया की जड़ों को खोखला करने के मुतरादिफ है। आप टाइमिंग चेक करें कि ये वो तमाम जज साहबान हैं जो मुसलसल इमरान खान को और पीटीआई को थोक के हिसाब से रिलीफ भी दे रहे हैं और शोर भी डाल रहे हैं कि आईएसआई मुदाखलत कर रही है। भाई अगर आईएसआई मुदाखलत कर रही है तो फिर आप इमरान खान को और पीटीआई को रिलीफ क्यों दे रहे हैं? और अगर वो मुदाखलत नहीं कर रहे और आप मेरिट के ऊपर फैसले कर रहे हैं तो आपके फैसलों की अब कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? फिर मजीद टाइमिंग चेक करें कि जब भी तहरीक इंसाफ जो है वो थोड़ा सा अपना बयानिया बनाने में पीछे जाती है तो एक चीज को मार्केट के अंदर फेंक दिया जाता है। पहले काजी फाइजा साहब के खिलाफ कमिश्नर रावलपिंडी को लॉन्च किया गया और पीटीआई ने कहा कि ये हमारा मौका बोल रहा है। फिर उसके बाद अब जो है जैसे ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इन जज साहबान का लेटर सामने आया, पीटीआई ने कहा ये हमारा मौकफ है। तो अब तो कोई ढकी छुपी बात रह ही नहीं गई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इन जज साहबान ने पीटीआई के कहने के ऊपर ये लेटर जो है वो लिखा। लेकिन इसके बावजूद मैं बतौर वकील ये समझता हूं कि इस मामले की ओपन कोर्ट के अंदर तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन बने, उनमें इन जज साहबान को बुलाए, इनसे सबूत ले और जो आईएसआई के अफसरान जो है वो मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर ये जज साहबान सबूत ना दे सके तो इनको 24 घंटे के नोटिस के ऊपर अदलिया से बरतरफ कर देना चाहिए, क्योंकि इनके इस लेटर की वजह से अवाम के अंदर तासुर ये गया है कि पूरे पाकिस्तान की अदलिया को आईएसआई कंट्रोल कर रही है। ये बड़े अहम और बड़े संगीन किस्म के आप मुतालबात और इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। आपने एक कहा बिफोर आई गो टू हाफिज एहसान साहब, हाफिज साहब थैंक यू फॉर योर पेशेंस, लेकिन एक बिल्कुल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मियां दाऊद साहब से आपने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि आपके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पे इन 6 जज ने काम किया। आपके पास सबूत है? ये इल्ज़ाम नहीं है, ये कानून के अंदर एक लफ्ज बोला जाता है, एक टर्म बोली जाती है वाकयाती शहादत। आप वाकयात की कड़ियां मिलाकर देखें, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ओके, हाँ सर्कमस्टेंशियल, आप उनकी कड़ियां मिलाकर देखें तो उसका बेनिफिट आप आज की पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें, वो इस लेटर को अपने सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वो बिल्कुल कर रहे हैं। भाई वो ये कहते हैं कि हमें सजाएं जो है वो मुदाखलत की बुनियाद के ऊपर दी गई वो खत्म कर दी जाए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया है वो भी खत्म किया जाना चाहिए। उन तमाम मुकदमात की तहकीकात होनी चाहिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई और इमरान खान के हक में जारी किए हैं। हाफिज एहसान साहब, कितना इंपॉर्टेंट है आपके नज़दीक, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? इसके पीछे इंटेंट क्या हो सकती है? क्या वाकई इंटरफेरेंस हुई है, अदलिया में मुदाखलत हुई है, या इसका कोई और इंटेंट है? इसमें से आप इस सारी एपिसोड के बाद आप देखते क्या है और फोरम क्या है इसको एड्रेस करने का और किस तरह एड्रेस किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलैदा आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशल हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान के हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट के 75% जजेस जो हैं वो एक लेटर लिखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को, और जिसके अंदर बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस जो हैं वो लगाए जाते हैं और उसको प्रोब करने का कहते हैं, और 2 चीज़ें आगे कहते हैं कि इसको नेशनल जुडिशल कन्वेंशन जो है वो एक बुलाया जाए। नंबर 1 ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेशनल जुडिशल कन्वेंशन क्यों, तो वो कोई ट्रायल क्यों नहीं? अच्छा, अभी कोई प्रोविजन नहीं। अच्छा, अब ये है कि दोनों चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि जिस तरह मतलब पाकिस्तान के जितने भी जो लॉ बैकग्राउंड के लोग हैं या पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस करते हैं उनका एक इसके अंदर ओपिनियन, सेटल्ड ओपिनियन है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो फोरम नहीं है कि जिसके ऊपर इस तरह के मैटर्स को एक्सरसाइज किया जाए, प्रोब किया जाए, चूँकि उसका मैंडेट जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसका मैंडेट है जजेस के मिसकॉन्डक्ट को प्रोब करना और उसके ऊपर रिकमेंडेशंस देना, और एज ए एडवाइजरी बॉडी जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिकमेंडेशन देना, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरली उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो ना किसी प्राइवेट शख्स को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, ना किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी को कर सकते हैं,
ना किसी इंडिविजुअल्स को कर सकते हैं, ना एग्जेक्टिव को कर सकते हैं। तो लिहाजा 6 जजेस का ये लिखना इस चीज़ के अंदर और इतना लर्नड लोग हों, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी लीगल मिस्टेक है। दूसरी उनकी डिमांड ये है कि नेशनल जुडिशल जो एक कन्वेंशन बुलाया जाए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो कोई ट्रेड बॉडी तो है नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस की तरह है। हम इजलास बुलाते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस जो हैं कि ये कन्वेंशन है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। ये तो वो लोग हैं जिनसे इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जिन्होंने करना है। लेकिन गरीदा मैं इस सारे मामले के अंदर अगर जस्टिस सिद्दीकी साहब वाला मामला भी देखें या उसके बाद जस्टिस फाइज ईसा वाला मामला भी देखें या अभी वाला मामला भी जो आपको देखें, तो इसके अंदर 2 चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। एक इसके अंदर सामने ये आई है कि डिवीजन ऑफ जजेस ने जुडिशरी को बड़ा डैमेज किया है। अच्छा, और दूसरी इस चीज़ के अंदर ये है, दूसरी इस चीज़ के अंदर है कि कम्युनिकेशन का ना होना। मतलब अगर आप ये देख लें कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब भी इस बात की तरफ आएंगे कि इनका वो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो था अपने चीफ जस्टिस के साथ नहीं था, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ गए। इसी तरह फाइज ईसा साहब का बंदयाल साहब के साथ अगर आप देखें कि वो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था कि जिसके अंदर फिर एक सिलेक्टिव बेंच की तरफ चले गए। और अभी भी आप ये देखें, लेकिन जज साहब कहते हैं कि हमने उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के सामने भी मामला रखा। देखें ये सबसे मामला इंटरनली हाई कोर्ट का अपना है। सुप्रीम कोर्ट करना ये चाहिए था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बुलाना चाहिए था और उसे बुला के कहना चाहिए था कि बताएं आपके कंसर्न्स क्या, इन्हें एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर आपके जजेस कंप्लेंट करें या इस इश्यूज आए तो चीफ जस्टिस तो फादर ऑफ द हाई कोर्ट है, उसको एक्शन लेना चाहिए। अब हुआ ये है कि चूंकि हमारी कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि हमारे उस प्रोसेस के अंदर सर्टेन रेफरेंसेस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर है। तीसरा उस चीज के अंदर ये है कि जब हम टाइमली एक्शन नहीं करते, अब आप ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन डिवीजन ऑफ जजेस की आई, वो 2.5-3 साल आपका फुल कोर्ट की मीटिंग ना होना था, जिसको बार काउंसिल्स ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और अभी भी आप ये देखें कि जो एक वाइज मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाइए, क्योंकि ये गरीदा इसमें से क्या होता है आपको नजर आ रहा है, क्या होना क्या चाहिए? 184(3) का ये केस नहीं है, ये प्रॉपर आपकी एक इन्वेस्टिगेशन है और इस इन्वेस्टिगेशन को फर्स्टली सीक्रेटली आना चाहिए कि क्या वो फैक्ट्स या एस्टैब्लिश चीजें। एक चीज, दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि चीफ जस्टिस के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि वो गवर्नमेंट को लिखें उस चीज के अंदर कि जी आप इसके ऊपर इंक्वायरी ऑफ कमीशन के लिए मुझे लिखें और हम उसके ऊपर एक कमीशन बनाते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो इंडिपेंडेंटली कमीशन नहीं बन सकता, उसी लेवल का बनना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन उसके अंदर ये है कि फुल कोर्ट जो है वो इसको कहता है कि इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर लेके जाते हैं और इसके अंदर हम एक सुओ मोटो का प्रोसेस करके बेंच को बड़ा करते हैं उस चीज के अंदर, ताकि उसके अंदर ये है प्रॉपर इसको इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जिन्होंने एलिगेशन लगाया उन्हें भी, जिनके ऊपर एलिगेशन लगा उन्हें भी। कुछ मजीद अहम सवालात भी हैं जो करने हैं मुझे पैनल से, खासतौर पर मियां दाऊद एडवोकेट साहब से, हाफिज एहसान साहब भी मौजूद हैं, हसन रजा पाशा साहब भी मौजूद हैं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू दिस डिबेट। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब, हाफिज एहसान एडवोकेट साहब, मियां दाऊद एडवोकेट साहब और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। इस वक्त फुल कोर्ट का इजलास जारी है, क्या होना चाहिए, इसका अंजाम कैसे होना चाहिए सारे मामले का? मैं समझता हूँ कि जो बेटर कोर्स है इस वक्त वो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 रुकनी कमेटी बनी है वो इसको 184(3) के तहत कॉग्निजेंस लेके इसको प्रोसीड करे। और दूसरी बात, पिटीशन भी आ गई है, एक आ गई है, शायद और भी आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लार्जर बेंच बनेगा जो कि इस सारे मामलात को स्क्रूटनी करके वो देखेगा, क्योंकि कुछ बहरहाल एक चीज़ हम काफ़ी अरसे से निशानदेही करते चले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ग्रुपिंग थी, उसके बाद मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी ग्रुपिंग है, और ये जो ग्रुपिंग है इसने इस पूरे सिस्टम को तबाह कर दी है। 2.5-3 साल के बाद जस्टिस काजी फाइज साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई थी, फिर मामलात आगे चले, आज फिर ज़रूरत महसूस हो गई थी कि फुल कोर्ट मीटिंग और आज उन्होंने बुलाई है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इकदाम है। लेकिन और फुल कोर्ट के अंदर ही क्या ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? मेरा ख्याल है नहीं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसमें। फुल कोर्ट एक लाया अमल ज़रूर देगी। वो अमल क्या होना चाहिए? और हम ये समझते हैं बतौर
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार के 184(3) की जो है वो इन्वोक करके इस मैटर को लार्जर बेंच के रूबरू रखें और इसको चलाएं। मैं हाफिज साहब के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा डिफर करूंगा कि बीच में हुकूमत को नहीं लाना चाहिए, ना ही पार्लिमान को लाना चाहिए। जुडिशरी का इदारा है और जुडिशरी ही इस मामले को सुलझा ले तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम जुडिशल कमीशन के लिए उनको लिखें, वो फिर बनाएं अपनी मर्ज़ी का या कोई और इस तरह की बात करें। किसी किस्म की इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव की और पार्लियामान की नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, ये क्विकली फरमा दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन हो, लार्जर बेंच बने, जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट करती है, अगर ये इल्ज़ामात साबित नहीं होते क्या होना चाहिए? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से तो एक बात है कि अगर जो कंप्लेनेंट है वो इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकता तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसमें उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई वाली बात नहीं है। बहरहाल जब बेंच बैठेगा तो वो इस पे सोच विचार कर सकते हैं कि क्या है, लेकिन एक चीज़, क्योंकि ये कोई मामूली एलिगेशंस तो नहीं है सर। बिल्कुल है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये दो इदारों के टकराव का मामला बन चुका है। देखिए, दो चीज़ें बड़ी अनप्रेसिडेंट है। नंबर वन कि इस किस्म का लेटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख देना ये अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कोई इस किस्म का लेटर नहीं आया। फिर उसमें जो डिमांड की गई है कि जुडिशल कन्वेंशन मुनक्कद करें, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल मामले को कहीं ना कहीं तो टेक अप करना पड़ेगा। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो फिर 2022 की जो बात इसमें लिखी है या 2023 का लिखा है कि हमने चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को बताया था और उन्होंने कहा था कि हम इसको टेक अप करते हैं। अब वो भी रिकॉर्ड मौजूदा चीफ जस्टिस साहब देख सकते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने ये मामला टेक अप किया था, एजेंसीज के सरबराहान को बुलाया था, नहीं बुलाया था, या उस पे कहाँ तक वो गए थे। मियां दाऊद एडवोकेट साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी, और आपने अभी कुछ देर पहले बात की कि शौकत सिद्दीक ये अगर ये इल्जामात लगाते तो आप बिलीव कर लेते उनकी रेपुटेशन की बुनियाद पे, लेकिन इन 6 जजेस की रेपुटेशन ऐसी है कि आप एतबार नहीं करते। व्हाट डू यू मीन बाय द रेपुटेशन? रेपुटेशन किसी जज की जो जांची जाती है वो उसकी फैसलों की बुनियाद के ऊपर जांची जाती है कि ये जज आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर रहा है या डंडी मार रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जज साहबान ने इमरान खान को ब्लैंकेट किस्म की जमानत दी कि इसको किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए और आइंदा के किसी मुकदमे में अगर इसके खिलाफ कोई दर्ज है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यानी कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में लोगों को कत्ल गारत करते फिरे, उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, यह इन जज साहबान की तरफ से फैसला आया गया और पाकिस्तान की किसी कानून में इसकी गुंजाइश नहीं थी। दूसरी बात, पाकिस्तान के किसी क्या उसे कहते हैं कि कानून में ऐसी गुंजाइश कोई नहीं है कि एक मुल्जिम को जिसे गिरफ्तार किया गया हो, गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाकर कहा जाए गुड टू सी यू। फिर दूसरी बात, किसी पाकिस्तान की कानून में ये बात नहीं लिखी हुई कि एक जज को आप ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का ऑर्डर जारी कर रहे हैं जेल में की बदतरीन खिलाफ वर्जी करके एक कैदी को, एक मुजरिम को आप अदालती फैसलों के जरिए सियासत करने की इजाजत दे रहे हैं। उसकी जेल को आपने उसकी जाती पुरतरीश किस्म की रहायश का बना दिया हुआ है। तो फिर आप कहते हैं कि आपके इन जज साहबान के ऊपर सियासी तासुब का इल्जाम ना किया जाए। ये तो वाज़ेह तौर के ऊपर इमरान खान साहब के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। आई हैव टू पुट अप वन लास्ट स्मॉल क्वेश्चन टू हसन पाशा साहब एंड हाफिज एहसान साहब। मिसकंडक्ट का मामला बन सकता है ये इन 6 जज के खिलाफ? हसन पाशा साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो शिकायत की गई हैं इस ख़त में इम्प्लॉयडली अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है कि हमने उनको बताया लेकिन उन्होंने कुछ ना किया। शायद इस एनालॉजी पे आर्टिकल 209 की तरफ गए हों। बहरहाल ये तो अब बात चलेगी तो पता चलेगा कि क्या है, लेकिन मिसकंडक्ट देखें एक सूरत है कि जो एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं वो अगर प्रूव होते हैं तो फिर तो बिल्कुल नहीं बनता। हाफिज एहसान साहब, मिसकंडक्ट का मामला बन सकता है? देखिए, चीज़ ये है कि हमारे सामने एक एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स ये है कि इसी तरह का मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया
और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस आई उस प्रोसेस के ऊपर, तो जो एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया उस चीज़ के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब लफ्ज़ है कि मैं अपने राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है बगैर फेयर के करूँगा, तो अगर आपको फेयर उस चीज़ का आ गया है, आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के सारे जजेस को इसको रीथिंक करना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसी पर क्लोज करेंगे प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच हाफिज एहसान एडवोकेट साहब, सर हसन रजा पाशा साहब, मियां दाऊद एडवोकेट एंड जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। ये आज का प्रोग्राम। टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज।